बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम ठोस के हवाले से एक अहम ख़ासियत पढ़ेंगे, एलोट्रोपी, जो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन ठोस ज़ाहिर करते हैं। एलोट्रोपी क्या है, एलिमेंट्स ये मज़र क्यों ज़ाहिर करते हैं, और एलोट्रोपी के अंदर ट्रांजिशन टेम्परेचर का क्या किरदार है। तो आए चलें ग्लास बोर्ड की तरफ। एलोट्रोपी एलोट्रोपी ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा मज़र है जो एलिमेंट ज़ाहिर करते हैं। ऐसा अमल, ऐसा मज़र जिसको एलिमेंट ज़ाहिर करते हैं। ये किसी कंपाउंड की खासियत नहीं है, ये बल्कि एक एलिमेंट की खासियत है। अब एलोट्रोपी है क्या? जब हम केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, साइंस के अंदर बात करते हैं, तो जिन अल्फाजों का इख्तिताम ई के ऊपर होता है, जैसे एलोट्रोपी, आखिर पे ई आ रहा है, ई की आवाज़ निकल रही है, तो जिन अल्फाजों का इख्तिताम ई की आवाज़ के साथ होता है, हम कहते हैं कि वो किसी न किसी मज़र को ज़ाहिर करते हैं। तो एलोट्रोपी भी एक मज़र है, एक ऐसा अमल है जो एलिमेंट फितरती तौर पर ज़ाहिर करते हैं, और ये किसी कंपाउंड की खासियत नहीं है। एलोट्रोपी किसी एलिमेंट की खासियत है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। मैं एलोट्रोपी की तारीफ़ लिखता हूँ। किसी एक एलिमेंट का, किसी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में पाया जाना एक जैसी तबाही हालत में एलोट्रोपी कहलाता है। क्या तारीफ है, इसको ज़रा समझते हैं कि एलोट्रोपी किसी एलिमेंट का ज़ाहिर करने वाला अमल है। ऐसा अमल जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन हालतों में पाया जाता है, लेकिन उसकी जो तबाही हालत है वो तब्दील नहीं होती। एक शक्ल के अंदर अगर एक क्रिस्टलाइन हालत में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ठोस के लिहाज से, तो ठोस के लिहाज से अगर किसी शय की, एक एलिमेंट की एक क्रिस्टलाइन शक्ल है, उसी एलिमेंट की एक और क्रिस्टलाइन शक्ल है, लेकिन वो दोनों क्रिस्टलाइन शक्ल ठोस हालत के अंदर ही मौजूद होंगी, या दोनों क्रिस्टलाइन अशकाल जो होंगी वो माया हालत के अंदर होगी या गैस की हालत के अंदर होंगी। मतलब गैस और ठोस के अंदर ही ज़्यादातर ये देखा जाता है। तो एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन हालतों के अंदर पाया जाना, और जब हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं ज़्यादातर ठोस की ही बात करते हैं, तो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर पाया जाना और एक ही जैसी तबई हालत रखते हुए, इस मज़र को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी का नाम देते हैं। एलोट्रोपी के अमल को, इस मज़र को हम एक और तरह से भी इसकी तारीफ़ की जा सकती है कि ऐसा अमल जिसमें किसी एक एलिमेंट की मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन अशकाल पाई जाएं, जिनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी हों, जबकि तबई खसूसियात
मुख्तलिफ हों एलोट्रोपी कहलाता है। मतलब एक ही एलिमेंट की जो मुख्तलिफ अशकाल होंगी, उन अशकाल की जो कीमियाई खसूसियात हैं वो एक ही होंगी, क्योंकि एलिमेंट एक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन चूँकि उसकी शक्ल के अंदर तब्दीली है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन मुख्तलिफ अशकाल में पाए जाने वाले एक ही एलिमेंट की जो तबई खसूसियात हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, तो ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी। और ये अमल किसी कंपाउंड का नहीं है बल्कि एक एलिमेंट का है। अब एक अहम बात यहाँ पे ये है कि एलिमेंट ये एलोट्रोपी का मज़र क्यों दिखाते हैं, क्यों ये अमल ज़ाहिर करते हैं एलोट्रोपी का। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि क्यों एलोट्रोपी का अमल ज़ाहिर करते हैं। एक ही एलिमेंट क्यों एलोट्रोपी का अमल ज़ाहिर करता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि एक वजह हो सकती है एक मॉलिक्यूल में एटम्स की मुख्तलिफ तादाद, और एक वजह हो सकती है कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब। ये दो वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर एलिमेंट एलोट्रोपी का अमल ज़ाहिर करते हैं। पहले नंबर पर मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल में एटम की मुख्तलिफ तादाद हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर O2 और O3। मतलब ऑक्सीजन दो हालतों में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस की शक्ल में भी और ओजोन की शक्ल में भी। है ऑक्सीजन ही, एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर मैं O2 की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, तो यहाँ भी जो उसकी तबई हालत है वो गैस है। अगर मैं ओजोन की बात करूं तो यहाँ भी उसकी जो तबई हालत है वो गैस है। तो एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन जिसकी तबई हालतें मुख्तलिफ हैं, तबई हालतें एक जैसी हैं। तबई हालतें एक जैसे होने की वजह से एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा हालतों के अंदर पाया जाता है। ये अमल एलोट्रोपी कहलाता है। ऑक्सीजन में एटम की तादाद O2 दो है, जबकि ओजोन में ऑक्सीजन के एटम की तादाद O3 यानी कि 3 है। तो पहले नंबर पर मैंने ये बात लिखी कि एलोट्रोपी का अमल ज़ाहिर करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि एक ही एलिमेंट किसी एक मॉलिक्यूल में अपने एटम की तादाद कुछ रखता हो, जबकि वही एलिमेंट अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल में एटम की तादाद कुछ और रखता हो। एलिमेंट एक, उसकी तबई हालत भी एक, लेकिन उसी एक तबई हालत के अंदर रहते हुए एटम्स की मुख्तलिफ तादाद की बिना पर वो मुख्तलिफ हालतों के अंदर या अशकाल के अंदर पाया जाता है। तो ये अमल किसी एलिमेंट का ज़ाहिर करना एलोट्रोपिक कहलाता है। जैसे आपने देखा कि ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ये O2 की शक्ल में भी पाया जाता है, O3 O3 की शक्ल, ओजोन की शक्ल में भी पाया जाता है। दूसरे नंबर मैंने कहा कि मॉलिक्यूल में एटम की मुख्तलिफ तरतीब। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम की मुख्तलिफ तरतीब की बिना पर भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा अशकाल के अंदर पाया जा सकता है। तो मुख्तलिफ तरतीब की बिना पर अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि सल्फ़र की मुख्तलिफ
एलोट्रोपिक फॉर्म्स सल्फर के एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से है। तो सल्फ़र की जो मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म्स S8 की शक्ल में पाया जाता है। तो ये एलिमेंट्स की ये मुख्तलिफ सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म्स सल्फ़र में पाए जाने वाले एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब की बिना के ऊपर होती है। मैं इसी तरह से अगर बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन की जो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी कार्बन एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब की बिना पर पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि कार्बन 3 मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबॉल्स। तो ये कार्बन की 3 मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं और है तो एलिमेंट कार्बन ही, लेकिन 3 मुख्तलिफ अशकाल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि डायमंड बनाने के लिए कार्बन के एटम की तरतीब कुछ और होती है, ग्रेफाइट बनाने के लिए यही तरतीब कुछ और है, जबकि बिकी बॉल बनाने के लिए यही तरतीब इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ पाई जाती है। तो एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा एलोट्रोपिक हालतों में पाया जाता है तो उसकी इन दो में से कोई भी वजह हो सकती है। मैं इसके अलावा अगर बात करूँ फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो कि P4 की शक्ल में पाया जाता है, ये भी अपनी मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। ये वाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस या लाल रेड फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस की शक्ल में पाया जाता है। और फास्फोरस की ये मुख्तलिफ हालतें जो हैं वो फास्फोरस के एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले एक चीज़ और याद रखें, हमने कहा कि एलिमेंट का एक से ज़्यादा हालतों के अंदर पाया जाना एक ही तबई हालत रखते हुए एलोट्रोपी कहलाता है, और जो एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा हालतें होंगी वो एलोट्रोप कहलाएंगी। वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगी? एलोट्रोप। जैसे मैंने कहा कि कार्बन ये 3 हालतों के अंदर पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बिकी बॉल। तो ये तीनों हालतें कार्बन की क्या कहलाती हैं? इन तीनों हालतों को हम कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स या एलोट्रोप्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एलोट्रोपी क्या है और एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। एलोट्रोपी अमल है, मज़र है, जबकि एलोट्रोपिक फॉर्म्स एक एलिमेंट की वो जो मुख्तलिफ हालतें हैं वो आपस में एक दूसरे की एलोट्रोप्स या एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर, सबसे पहले इसकी तारीफ लिखते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में तब्दील हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म किस में तब्दील हो रही है, किसी दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में तब्दील हो रही है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। मैं इसको इस तरह से भी बयान कर सकता हूँ कि वो टेम्परेचर
जिस पर किसी क्रिस्टलाइन ठोस की मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स इक्विलिब्रियम हालत में हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। मतलब मैंने कहा कि जैसे डायमंड कार्बन है, उसकी ये 3 एलोट्रोपिक हालतें हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है या बेकी वॉल्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र भी अपनी 2 क्रिस्टलाइन हालतों के अंदर पाया जाता है और सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 96.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर सल्फ़र की जो दोनों हालतें हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम की हालत में पाई जाएंगी। उसकी जो दोनों एलोट्रोपिक अशकाल हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगी। इस टेम्परेचर को मैं सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलूँगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ टिन की, तो टिन भी मुख्तलिफ एलोट्रोपिक हालतों के अंदर पाया जाता है। ग्रे टिन की शक्ल में या वाइट टिन की शक्ल में इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस है। तो ग्रे टिन और वाइट टिन इस टेम्परेचर पर दोनों ही अशकाल इक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं। अगर मैं टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम करूं तो एक शक्ल पाई जाएगी, दूसरी नहीं उस वक्त मौजूद होगी। और अगर मैं टेम्परेचर ट्रांजिशन से बढ़ा दूं तो फिर दूसरी शक्ल पाई जाएगी, उस ठोस की पहली शक्ल नहीं होगी। इसी तरह से जो फास्फोरस है, फास्फोरस इसका भी एक मखसूस ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अगर मैं उस ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर देता हूं तो फास्फोरस वाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस की शक्ल में होगा। और जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस मखसूस वैल्यू से, तो फास्फोरस जो है वो रेड फास्फोरस की शक्ल में पाया जाएगा। मैं तीनों मिसालें यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजिशन टेम्परेचर के हवाले से कि सल्फ़र ये उसकी 2 हालतें हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं टिन, तो ये टिन की 2 हालतें। इसी तरह से अगर बात की जाए फास्फोरस, तो ये फास्फोरस की 2 हालतें। इन दोनों हालतों के दरमियान में क्या मौजूद होगा? इक्विलिब्रियम। इन मुख्तलिफ एलिमेंट्स की दोनों हालतों के दरमियान में क्या मौजूद होगा? इक्विलिब्रियम मौजूद होगा। सल्फ़र के अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात की जाए तो सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 96.6 डिग्री सेल्सियस। टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 13.2 डिग्री सेल्सियस। टिन 2 हालतों के अंदर पाया जाता है। इसको हम कहते हैं ग्रे या सफ़ेद टिन। जो ग्रे टिन है उसकी जो क्रिस्टलाइन शक्ल की अगर बात करूं तो ये क्यूबिक है। इसी तरह से सफ़ेद टिन, तो अगर मैं टेम्परेचर 13.2 से कम कर दूंगा तो ये ग्रे क्यूबिक शक्ल में होगा, और अगर मैं ज़्यादा कर दूंगा तो ये सफ़ेद टिन की शक्ल में होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सल्फ़र की, तो सल्फ़र की भी 2 क्रिस्टलाइन अशकाल होती हैं। एक रोम्बिक शक्ल है और दूसरी मोनोक्लिनिक है। जो सल्फ़र 96.6 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर रखा जाए तो ये अपनी रोम्बिक शक्ल में पाया जाएगा। अगर टेम्परेचर इस वैल्यू से बढ़ा दिया जाए तो ये अपनी मोनो क्लिनिक शक्ल के अंदर पाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फास्फोरस भी अपनी 2 क्रिस्टलाइन अशकाल के अंदर पाया जाता है। फास्फोरस सफ़ेद और फास्फोरस सुर्ख, ये 2 इसकी क्रिस्टलाइन अशकाल है फास्फोरस की। इसी तरह से फास्फोरस का भी एक मखसूस ट्रांजिशन टेम्परेचर है। फास्फोरस का ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसकी वैल्यू 200
50 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 3 मुख्तलिफ मिसालें मैंने आपके सामने लिखी हैं सल्फ़र की, जो कि 2 क्रिस्टलाइन अशकाल के अंदर पाया जाता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। 96.6 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम रखा जाए तो ये रोम्बिक शक्ल में होगा, अगर ज़्यादा रखा जाए तो फिर ये मोनोक्लिनिक शक्ल के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से टिन की अगर बात करें तो अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रखा जाए तो ये क्यूबिक शक्ल के अंदर होता है, और अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये सफ़ेद टिन की शक्ल में पाया जाता है, जो कि टेट्रागोनल शक्ल रखता है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो ये भी 2 मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर यहाँ पे दिखाया जा सकता है, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है। इससे कम टेम्परेचर के ऊपर ये सफ़ेद फास्फोरस की शक्ल में और ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर सुर्ख फास्फोरस की शक्ल के अंदर मौजूद होगा। सफ़ेद और सुर्ख दोनों तरह के फास्फोरस की कुछ खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। अगर मैं बात करूं सफ़ेद फास्फोरस की, तो सफ़ेद फास्फोरस जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलोट्रोप है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलोट्रोप। दूसरे नंबर पर ये जहरीला भी होता है। सफ़ेद फास्फोरस रिएक्टिव भी है, तेज़ी के साथ कीमियाई तामुल करता है, जहरीला भी है। अगर मैं सफ़ेद फास्फोरस की बात करूं तो ये नरम ठोस है। नरम ठोस मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, नरम है। ये इसकी एक ख़ासियत है। ये मैं कुछ खसूसियात बता रहा हूँ सफ़ेद फास्फोरस की, कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जहरीला भी है, नरम है, ये वैक्सी भी है। इसकी नेचर किस तरह की है? वैक्सी मतलब कि ये लिपिड्स का बना हुआ है, रोगनियात का बना हुआ है। इसकी जो फितरत है वो रोगनियात की तरह की है, तो वैक्सी इसकी नेचर है। अगर मैं बात करूं सफ़ेद फास्फोरस की, तो असल में ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल 4 एटम्स के मिलने से बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं सुर्ख, ये भी 4 एटम के मिलने से बना हुआ है, लेकिन 4 एटम के, ये जो सुर्ख फास्फोरस है, 4 एटम के कई कम्बिनेशंस के मिलने के नतीजे में बनता है। इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, मतलब 4 एटम्स के कई ग्रुप्स होते हैं जिनके मिलने से ये सुर्ख फास्फोरस, जिनकी तरतीब से ये सुर्ख फास्फोरस बनता है। तबई हालत दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन 250 से टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस से, तो ये सुर्ख हालत में होगा, सुर्ख फास्फोरस की शक्ल में होगा, और कम टेम्परेचर पर सफ़ेद फास्फोरस की शक्ल सफ़ेद की शक्ल में होगा। अगर मैं सुर्ख फास्फोरस की कोई एक दो खसूसियात आपको बताऊं, सुर्ख फास्फोरस, तो एक बात याद रखें कि सफ़ेद की निस्बत जो सुर्ख फास्फोरस है ये कम रिएक्टिव होता है। दूसरे नंबर पर ये कम जहरीला होता है, या हम कह सकते हैं कि ये जहरीला होता ही नहीं। और अगर मैं बात करूं इसके मॉलिक्यूल के लिहाज से, एटम की तादाद के लिहाज से, तो सुर्ख फास्फोरस भी टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट ही है। इसमें भी 4 एटम ही होते हैं, बल्कि 4 एटम्स के कई ग्रुप्स मौजूद होते हैं इस सुर्ख फास्फोरस को बनाने के लिए। तो ये मैंने मुख्तलिफ मिसालें लिखी हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर के हवाले से, इनको आप याद रखेंगे इनके मुख्तसर सवाल के तौर पर, और ये एलोट्रोपी पूरा लॉन्ग सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने एलोट्रोपी की तारीफ़ पढ़ी और ये भी जाना कि एलिमेंट्स एलोट्रोपी का अमल क्यों ज़ाहिर करते हैं, और ये भी समझा कि एलोट्रोपी एलिमेंट ज़ाहिर करते हैं, ये एक एलिमेंट की खसूसियत है, ना कि किसी कंपाउंड की। फिर हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर के नज़रिए को पढ़ा और मुख्तलिफ मसालों से इसको समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।